जी हेलो व्यूअर्स, मैं हूं कमर चीमा अपने यूट्यूब चैनल कमर चीमा के साथ। व्यूअर्स, आज मेरे साथ मौजूद हैं भारत के बहुत माने हुए और बड़ा सीरियस और सीनियर नाम जनाब अशोक वानकाडे भाई। अशोक भाई, आपका बहुत शुक्रिया। नमस्कार, नमस्कार। थैंक यू। अशोक भाई, उम्मीद है जैसे हम बात कर रहे थे कि हर तरफ जो है वो वैसे तो बहुत ठंड है, लेकिन जो पॉलिटिकल टेम्परेचर है वो हर तरफ ही हाई है और ये हाई रहते हैं। कोई या तो ये सियासतदान जो है वो हाई रखते हैं, या फिर कई दफा जो है वो ऑर्गेनिकली भी हाई हो जाते होंगे, चीजें आउट ऑफ कंट्रोल हो जाती होंगी। तो अशोक भाई, दो तीन चीजें आपसे आज डिस्कस करनी है और व्यूअर्स से बात करनी है। पहली बात तो ये है, बड़ा सीरियस इशू है और वो है कि जो पाकिस्तान के फॉरेन मिनिस्टर शाह महमूद कुरैशी साहब, वो हाल ही में यूएई गए थे और दुबई में, आई थिंक अबू धाबी में, सॉरी, उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की और कहा कि हमें इस चीज का पता चला है कि भारत जो है वो सर्जिकल स्ट्राइक करना चाह रहा है। और उन्होंने, भारत ने ये बात अपने उन पार्टनर से की है जो उनके पार्टनर्स हैं, उन्होंने नाम नहीं लिया। सो प्राइमरली शायद अमेरिका ही होगा। तो और तो इंग्लैंड होगा, अमेरिका होगा, ज्यादा एक्टिव तो अमेरिका है आपके साथ। तो और उन्होंने कहा है कि अगर हम इस तरह का करें तो ये फिर आपको कोई इतराज तो नहीं होगा या कुछ कहेंगे तो नहीं हमें। तो हाउ डू यू सी इस स्टेटमेंट को भारत में कैसे लिया जा रहा है, क्योंकि पाकिस्तान में तो बहुत सीरियस लिया जा रहा है इसको। जी अशोक भाई। नहीं, देखिए, कोई भी कंट्री, मैं पाकिस्तान भी इसमें सीरियसली लिया जा रहा होगा क्योंकि आपके फॉरेन मिनिस्टर ने कहा है। और पाकिस्तान एक अपना इंडिपेंडेंट कंट्री है। यदि उस कंट्री को लगता है कि उसको हमला हो रहा है तो वो तो सीरियसली लेगा। लेकिन सवाल ये है कि आप सीरियसली किसको लेते हो, ये भी देखना होता है। यदि आपके फॉरेन मिनिस्टर इतनी नॉन सीरियस बात इतनी सीरियसली कहते हैं तो वो भी हास्यास्पद है। भारत ने जब सर्जिकल स्ट्राइक की तो किसी से परमिशन लेने की जरूरत नहीं। भारत सर्जिकल स्ट्राइक करेगा और भी करेगा, उसमें कोई दो मत नहीं है। जब जब पाकिस्तान की धरती पर आतंकी शिविर चलेंगे, आतंकवाद को साथ देने वाले लोग होंगे, वो आतंकी गतिविधियां होगी जो बॉर्डर से इस बॉर्डर पे हमारी तरफ पुश करने का प्रयास करेंगे, तो रिटेलिएशन होगा। जब हमारे यहाँ कुछ जम्मू कश्मीर जो भारत का एक अंग है, भारत की नाक है हमारी, यदि वहां कोई गलत गतिविधियां होती है और यदि वहां पाक के सबूत मिलते हैं, वहां लोग ऑपरेट कर रहे हैं, तो सर्जिकल स्ट्राइक होगी। अमेरिका ने भी सर्जिकल स्ट्राइक करके अपना मोस्ट वांटेड जो आतंकी था वो आप ही के प्रदेश में, मैंने पाकिस्तान में ही मारा था। सवाल ये है कि हमें वो जो कहते हैं कि उन्हें इंटेलिजेंस इनपुट मिला है कि हम किसी और देश से पूछ रहे हैं, हमें किसी देश से पूछने की जरूरत नहीं है। आपने अभी बात में कहा कि आपने अमेरिका से पूछा होगा। अमेरिका में अभी सियासत जो चल रही है, ट्रंप गए, अभी नए राष्ट्रपति आए, अभी वो चेंज और ठीक से हो नहीं पा रहा है। दूसरी बात, अमेरिका ने कई बार हमारे देश को कहा, आपको भी कहा कि वो कश्मीर को लेकर मध्यस्थता करना चाहती है, और हमने अमेरिका को वार्न किया, ये दो देशों का मसला है, इसमें आप बात नहीं कर सकते। इतनी ताकत हम रखते हैं, हम अपने साथ मित्र रखते हैं। हम किसी के गुलाम बन के नहीं रहते। एक मित्रता अलग होती है, और आप किसके आधिपत्य में रहते हैं, किसी के अंडर रहते हैं, वो बात अलग होती है। आज अमेरिका को, यदि जहां भारत का हित है, वहां मुझे विश्वास है हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पे, मेरी सरकार पे और हमारी फौज पे, कि वो भारत के हित को कतई ये नहीं कहेंगे। लेकिन साथ में ये बात भी बता दूं, इतिहास गवाह है, 1947 से लेकर आज तक भारत ने कभी आक्रमण नहीं किया। भारत हमेशा अपने पड़ोसियों के साथ शांति के संबंध बनाए रखना चाहता है। मैं बार बार कहता हूं, यदि तकलीफ होगी तो उसका रिटेलिएशन होगा। और यदि जब जब हम पे हमले हुए, हम पे वॉर भी हुए, 2 बार पाकिस्तान ने युद्ध पुकारा है, दोनों बार भारत ने पाकिस्तान को हराया, लेकिन उसके साथ भी कोई जमीन नहीं रखी पाकिस्तान की। कभी कोई पाकिस्तान की आर्मी के जितने भी लोग हमारे यहाँ सरेंडर हो गए, सबको वापस किए। हो सकता है गलतियां हर एक से होती है, हर देश में अपना पॉलिटिकल एम्बिशन होती है, और कई बार पॉलिटिकल एम्बिशन के चलते अपने देश को आप बर्बादी के कागार पे ढकेल देते हो। ऐसे 2-3 हादसे आपके यहाँ हुए। लेकिन मैं नहीं मानता कि अभी जो वर्तमान में आपकी लीडरशिप है, ये सोचती होगी कि वो भारत पे हमला करेंगे। रिटेलिएट आप करोगे, बिल्कुल, हमने सर्जिकल स्ट्राइक करने के बाद आप रिटेलिएट करोगे, ये तो कोई भी छोटा देश कहेगा। कोई इस देश पृथ्वी पर एक छोटा देश, मतलब जिस देश की लोक संख्या नहीं के बराबर भी होगी, 1 लाख आबादी वाला भी देश होगा, उसको भी यदि अमेरिका कहेगा हम तुम पे हमला करेंगे, तो वो कहेगा हम डट से मुकाबला करेंगे, क्योंकि हर देश अपनी सीमाओं की रक्षा करना जानता है। लेकिन फिर खुद जो आपके यहाँ से जो स्टेटमेंट आया, उसमें मुझे ताज्जुब नहीं हुआ। मुझे हास्यास्पद ये लगा
कि वो कह रहे थे कि एक प्लानिंग चल रही है। हमारे यहाँ प्लानिंग नहीं होती, हमारी फौजें 24 घंटे तैयार रहती है। जिस दिन उरी हुआ सर्जिकल स्ट्राइक हुआ, पुलवामा हुआ सर्जिकल स्ट्राइक हुआ, और कोई जरूरत करेगा ऐसा कुछ करने का फिर सर्जिकल स्ट्राइक होगा। सवाल वो नहीं है। हाँ, रही बात आकाओं को पूछने की, ये तथाकथित आका सिस्टम जो है ये आपके यहाँ हो सकता है, हमारे यहाँ नहीं होता आका। हमारे अच्छा। आका इसलिए नहीं होते, हमारे आका इसलिए नहीं होते कि हम उनके भी इंटरेस्ट, जब हमारी देश की स्थिति जब ये आती है तो हम बाकायदा उनको भी ललकारते हैं। ऐसे हमने कई बार पहले भी मौके आए हैं, जब हमने इंटरनेशनल कोर्ट में जब लॉबिंग हुई जज के लिए, तो बाकायदा इंग्लैंड के खिलाफ हमने हमारा कैंडिडेट उतार के उसको जितवा के लाया। तब भी इंग्लैंड और अमेरिका कोई अलग तो नहीं है, वो तो उनका पेरेंट कंट्री है। इसके बावजूद जब हमने चाइना के खिलाफ हमारा साथ था, तो चाइना के बारे में जो ऑस्ट्रेलिया से लेकर जापान तक तमाम कंट्री के साथ हमारी नेवल एक्सरसाइजेस चली, तब वो पूछ के नहीं किया जाता। हम पाकिस्तान के साथ जब बात करते तो हमको अमेरिका की जरूरत नहीं पूछने। अमेरिका के लिए जितनी भारत की जरूरत है उतनी भारत को अमेरिका की जरूरत है। ये दोनों म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग के देश है। हमारे यहाँ व्यापार भी होता है तो म्यूचुअल होता है, संबंध भी होते हैं तो म्यूचुअल होते हैं। हमारे साथ इसराइल के संबंध अमेरिका की वजह से नहीं है, वो हमारे वजह से है। ऐसी तमाम चीजें हैं, इसलिए सर्जिकल स्ट्राइक होगा, मैं इसको मना नहीं करता। जब उरी होगा सर्जिकल स्ट्राइक होगा, उरी नहीं होगा तो किसी देश को डरने की जरूरत नहीं है, लेकिन सर्जिकल स्ट्राइक के लिए किसी को पूछने की भी जरूरत नहीं। देखें, बिल्कुल ठीक है अशोक भाई, आपने कहा उरी होगा तो सर्जिकल स्ट्राइक होगा। देखिए, आप इस बात को क्यों भूल जाते हैं कि आपने एक इलाके पे कब्जा किया हुआ है, आर्म्ड स्ट्रगल है वहां पे। जब आप लोगों को गन के कंट्रोल पे कहते हो कि उधर ऐसे रहो जैसे हम चाहते हैं, तो आप उन लोगों को क्या गूंगे, बहरे, अंधे, लूले, लंगड़े समझते हैं कि वो ऐसे ही रहेंगे या वो रिटेलिएट करेंगे? ये उनको, कश्मीरियों को आप छोड़ दें। हाँ, जिस दिन हमने सर्जिकल स्ट्राइक की, जो कि हम करते हैं, फिर आपको पता है 27 फरवरी को क्या होता है, दिन के रोशनी में आना और होता है, रात को वो हम यहाँ पे कहते हैं कि भारत जो है ना, उसको हमेशा रात अच्छी लगती है, वो रात को आना पसंद करता है कि कहीं मुझे दुश्मन पकड़ ही ना ले। दिन को तो आपको पता है अशोक भाई, आप बड़े माशाल्लाह सीजन जर्नलिस्ट हैं, दिन को तो आधा इंच भी हम अंदर नहीं आने देते, क्योंकि वो हमें पता होता है कि हमने क्या करना है। लेकिन देखिए, अगर आज पाकिस्तान चाहे, आज अफगानिस्तान भी चाहे, तो भारत पे कोई हमला कर सकता है, वो तो चीजें हो सकती हैं। कुछ बातें आपने की, मैं जवाब देना चाहता हूं हल्का सा, फिर मैं अगला सवाल। देखिए अशोक भाई, आपने कहा कि फॉरेन मिनिस्टर ने नॉन सीरियस टॉक की। देखिए, फॉरेन मिनिस्टर यूएई में बैठ के, वहां पे कैपिटल में बैठ के अगर बात कर रहे हैं तो वो नॉन सीरियस नहीं है, और साथ वो कोट कर रहा है कि उनकी इंटेलिजेंस एजेंसी। सो आपके लिए नॉन सीरियस होगी, हमारे लिए बिल्कुल नॉन सीरियस नहीं है। और अगले दिन मैं इंडिया टुडे में था, परसों रात को, मुझे उन्होंने पूछा सवाल कि क्यों बात की। मैंने कहा हम सेंसिटाइज कर रहे हैं इंटरनेशनल कम्युनिटी को, कि कल को लाखों जब मामलात आपके और हमारे कंट्रोल से बाहर निकल जाएंगे तो फिर आप ना कहिएगा, हम सेंसिटाइज कर रहे हैं, हम इंतहाई डिप्लोमेटिकली इंटरनेशनल कम्युनिटी को बता रहे हैं ये सेंसिटाइजेशन चल रही है कि एक जिंगोइस्टिक, हॉकिश, मिलिट्रिस्टिक आइडियाज वाली इस वक्त गवर्नमेंट बैठी हुई है। सो अपने पॉलिटिकल पर्सपेक्टिव्स के लिए कर सकते हैं। आपने उसामा की बात की। उसामा अगर अफगानिस्तान के जरिए से वो अमेरिकन आए थे तो उसकी वजह थी कि वो जाहिर बात है हमारा फ्रेंडली नेबर है, रडार काम नहीं कर रहे थे, हमने उस तरह शुरू नहीं किया हुआ था, और वो करके चले गए और उन्होंने स्टेल्थ टेक्नोलॉजी यूज की, वो एक और बात है। लेकिन एक बात बताऊं मैं आपको, मैं आपको फ्रैंक ऑन सीरियस नोट, आपको पता है कि हमने 27 फरवरी को रिस्पॉन्ड किया, पूरी दुनिया ने देखा, और हमने तो अशोक भाई ये भी कर दिया था कि आप आएंगे आसमान से, जाएंगे जमीन से। ये हमारा कॉल है आपके साथ, ये बात की हुई है आपकी एयरफोर्स के साथ। और आजकल आपको पता है ना कि पाकिस्तान चाइना की एयरफोर्स मिलके काम कर रहे हैं, जो हमारी उधर हो रही हैं एक्सरसाइजेस हो रही हैं इस वक्त, वो बड़े हाई लेवल पे पूरा महीना चल रही हैं। सो डोंट वरी अबाउट दिस। अगर आप मिस एडवेंचर करेंगे, क्योंकि एज पर इंटरनेशनल लॉ अशोक भाई, हम एग्रेशन नहीं करते, हम जो यूएन का चार्टर है उसको फॉलो करते हुए हम किसी मुल्क की सॉवरेनिटी के ऊपर हमला नहीं कर सकते। आप करेंगे तो रिस्पॉन्ड तो सेकंड्स में मिलता है ना, हम रिस्पॉन्ड में देर नहीं करते। लेकिन अशोक भाई, एक चीज ध्यान में रखनी है आपने और आपके व्यूअर्स ने, दुनिया ने इमरान खान को ही प्रेज किया था कि उसने डी एस्केलेशन की। सो ये चीजें काइंडली रखें। ये हम जब दुनिया को बताते हैं ना, तो इसका मतलब ये नहीं हम डर रहे हैं, दुनिया को बताते हैं सेंसिटाइज करने के लिए कि दो न्यूक्लियर आर्म्ड कंट्रीज
और वहां पे लीडरशिप क्या कर रही है, ये सेंसिटाइजेशन। लेकिन कमिंग टू अनदर पॉइंट, डू यू रियली थिंक अशोक भाई, डू यू रियली थिंक कि नरेंद्र मोदी की जो सरकार है इस वक्त, हम तो समझते हैं बात साथ नहीं हो सकती, मामलात खराब हो चुके हैं, गो के हमारा बड़ा दिल करता है, लिटरली बहुत दिल करता है भारत से बात हो, लेकिन लेकिन हम आपकी ऑडियंस को भी बताना चाहते हैं और पाकिस्तानी ऑडियंस को भी बताना चाहते हैं, आप वाकई समझते हैं कि नरेंद्र मोदी ये गलती कभी दोबारा करेंगे, या वो समझते हैं कि जो हमें यहां पे पाकिस्तान में एक डिस्कोर्स चल रहा है, आपको बता दूं, और वो डिस्कोर्स ये है कि नरेंद्र मोदी जी और उनकी पार्टी दोनों आर्मी का अपने पॉलिटिकल पर्पसेस के लिए इस्तेमाल कर रहे हैं। ये पाकिस्तान में बात चल रही है और बड़े हाई लेवल पे इस बात की डिस्कशन हो रही है कि अगर इस तरह ही मिलिट्री का इस्तेमाल, क्योंकि इंडिया एक और चीज है, बीजेपी एंड नरेंद्र मोदी एक और चीज है। मैं पर्सनली बिलीव करता हूं कि इंडिया में बहुत ज्यादा प्रोग्रेसिव लोग हैं जो दुनिया के साथ मिलना चाहते हैं, इंटीग्रेशन पे बिलीव करते हैं, लेकिन एक खास ग्रुप है जो ये कर रहा है। सो अशोक भाई, डू यू सी दिस के नरेंद्र मोदी जी गलती करेंगे और उनकी पार्टी इस तरह मिलिट्री का इस्तेमाल कर रही है? उसके पहले मैं थोड़ा सा आपको एक करेक्शन कर दूं। आपने कहा कि आप रात को आते हैं, छुप के आते हैं। थोड़ा सा ये मिलिट्री का आपको समझना जरूरी है, एक डिफेंस का, क्योंकि मैं डिफेंस एकेडमी में भी पढ़ के आया हूं, तो मैं बता दूं, अमेरिका भी इतना डरपोक तो नहीं है कि दिन दहाड़े आपके यहाँ आके उठा के नहीं ले जा सकता था, ले जा सकता था। अमेरिका ने भी हमले रात में ही किए, सर्जिकल स्ट्राइक रात को ही होते हैं। इसीलिए मैं कहता हूं कि जब युद्ध होता है तो लाइट्स ऑफ होती है, जब युद्ध दो देशों में चल रहा होता है तो लाइट ऑफ की जाती है। आपकी जो गाड़ियां होती है, कार, उनकी सामने की हेडलाइट पे कवर रखाया जाता है ताकि किसी को दिखे नहीं कि यार रोशनी है। अब वो युद्ध की स्थिति बाबा आदम के जमाने की नहीं रही कि सूर्यास्त तक लेके सूर्योदय तक युद्ध होगा। अब युद्ध 24 तक घंटे होता है, और पाकिस्तान जैसा यदि आपके पास पड़ोसी हो तो आपको युद्ध की स्थिति में 24 घंटे में 48 घंटे रहना होता है। मैं एक आपको बता दूं। रही दूसरी बात, आप चाइना के साथ कीजिए, आप किसी के साथ भी कीजिए, हमारी फौज किसी के साथ करे न करे हमें फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि हमारी फौज में इतना दम है कि वो जो करना सो करेगा। दूसरी बात, आपने कहा कि नरेंद्र मोदी की सरकार मिलिट्री का पॉलिटिकल यूज करती है। ये कम से कम आप ना बोले तो ज्यादा अच्छा है। जहां आर्मी ही पॉलिटिक्स करती है और पॉलिटिकल पार्टीज को अपने गोल के लिए यूज करती है, ऐसे पाकिस्तान के लोग यदि हमें कहे कि हमारे पॉलिटिशियन आर्मी का यूज करते हैं, मेरे यहाँ आर्मी इंडिपेंडेंट है, मेरे यहाँ आर्मी ने कभी कोई विद्रोह नहीं किया। आज 1947 में आप भी आजाद हो गए, 1947 में हम भी आजाद हो गए। आज से लेके तब से लेके आज तक हमारे यहाँ कभी आर्मी ने टेक ओवर नहीं किया, क्योंकि हमारे आर्मी को मालूम है उनका रोल क्या है, हमारा रोल क्या, पॉलिटिशियन का रोल क्या है। आपके यहाँ क्या हुआ? आपके यहाँ कितनी बार आर्मी ने टेक ओवर किया? आप देख लीजिए। हमारी आर्मी बिजनेस नहीं करती, हमारी आर्मी देश की सेवा करती है। आपके यहाँ आर्मी बिजनेस भी करती है, डेयरी भी चलाती है। ये तमाम चीजें इस पे ना बोले तो ज्यादा अच्छा है, क्योंकि आपके यहाँ आर्मी का रूल है और मैं चाहता हूं कि आप तकलीफ में ना आए। रही दूसरी बात, नरेंद्र मोदी की सरकार चाहे भारतीय जनता पार्टी की कैसी भी हो, इस देश के लोगों ने उनको चुनाव जितवा के भेजा है और मैसिव मैंडेट के लिए भेजा है। इसलिए नरेंद्र मोदी को कुछ कहने के पहले इस देश की जनता का अपमान होगा, ऐसी बात न कहे। रही बात हमारी पॉलिटिकल लीडरशिप क्या करना चाहती है, पॉलिटिकल लीडरशिप के क्लियर, नरेंद्र मोदी की सरकार, मेरी सरकार, मेरे भारत की सरकार का एजेंडा बड़ा पहले दिन से क्लियर है। हमारे यहाँ जवाहरलाल नेहरू हिंदी चीनी भाई भाई करके नारा लगाते थे, चीनियों ने आक्रमण किया, उसके बाद लाल बहादुर शास्त्री के समय तक वो चलता रहा। और चलो एक बार हमने चीन से रिपीट खाया, उसके बाद हमने चीन को बता दिया कि आप सवा है तो हम भी सवा शेर है, और आज बराबरी पे तने में तो दोनों तने हुए हैं। ठीक है। रही बात पाकिस्तान की, पाकिस्तान के साथ युद्ध की मैं बात नहीं करता। पाकिस्तान को हमेशा कहता हूं मैं, पाकिस्तान हमारा भाई है। पाकिस्तान की आवाम और भारत की आवाम में आज भी वो दिली रिश्ते हैं जो आप और मैं समझ सकते हैं, हमारे नेता और आर्मी नहीं समझ सकती, नेता नहीं समझ सकते और आपकी आर्मी नहीं समझ सकती, क्योंकि वो पॉलिटिकलाइज्ड है। हमारे यहाँ तो आर्मी में भी उतनी ही इज्जत देते हैं और उतनी ही पाकिस्तान के नेता आर्मी को भी उतनी इज्जत देते हैं। लेकिन सवाल ये है कि आपने कहा कि नॉन सीरियस कैसा कहा। नॉन सीरियस में ये कहता हूं कि आपके यहाँ का एक मिनिस्टर अपने पार्लियामेंट में जब ये कहता है कि हमने उरी किया है, हमने उरी में घुस के हमला करवाया है, वो तब बाद में आप और मैं एक शो पे थे, तब कईयों ने कहा कि ये बात होनी नहीं चाहिए, ये ऐसे आदमी को ये बात करनी नहीं चाहिए। आपके पार्लियामेंट में हुआ है, मेरे पार्लियामेंट में नहीं हुआ। मैंने कहा आपको, उस दिन भी कहा, जिस दिन प्रकाश जावड़ेकर मेरे आईबी मिनिस्टर है, इंफॉर्मेशन ब्रॉडकास्टिंग मिनिस्टर, जिस दिन वो करेंगे
कि बांग्लादेश में हमने ऐसा किया, हम पाकिस्तान में हम हमले करवा रहे हैं और विस्फोट करवा के उस देश को हम अस्थिर कर रहे हैं। जिस दिन वो पार्लियामेंट में बात करेंगे उस दिन हमारे यहाँ इतना विद्रोह होगा, हमारी जनता उनको नीचे खींच लेगी, क्योंकि हमारे यहाँ आज भी डेमोक्रेसी है। आपके यहाँ डेमोक्रेसी के नाम पे मजाक है। रही बात, आपने कहा कि हमारे यहाँ बहुत सारे इश्यूज है, इश्यूज आपके यहाँ है। आप आज क्या है, आपके प्रधानमंत्री सारे देश में गुहार लगा रहे हैं कि हमारा जो पुराना जो हमने कर्जा लिया है उस कर्जे के लिए आप कुछ मांगो मत, और बाद में दूसरी डिमांड रखी कि जो करोड़ों बड़े बड़े देश है वो तो हमारा कर्जा ही माफ कर दे, क्योंकि देने की स्थिति में नहीं है, कोविड की स्थिति है। आपके यहाँ प्रॉब्लम्स है। मैं बार बार कहता था प्रॉब्लम को मेरे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सत्ता में आने के बाद पहली बार 15 अगस्त पे कहा था, 15 अगस्त लाल किले से जब कहा था तब उन्होंने कहा था कि अरे क्या लड़े तो क्या आमने सामने लड़े तो दोनों मिलकर लड़ेंगे, और एक दूसरे से नहीं मिलकर लड़ेंगे, गरीबी से मिलकर लड़ेंगे, अनएम्प्लॉयमेंट के लिए लड़ेंगे, भूखमरी के लिए लड़ेंगे, विकास के लिए लड़ेंगे। ये बात उन्होंने तब कही थी। मेरे यहाँ आपने कहा कि हम कभी हमला नहीं करते, तो ये दो जो युद्ध हुए वो क्या हमने हमला करने से हुए? हम कहाँ घुसे थे आपके यहाँ? आपके यहाँ जब आया तो रिटेलिएट मिशन में तो युद्ध हुआ, दूसरा युद्ध जो हुआ वो भी जानते हैं आप। हम युद्ध के भी नतीजे पे बात नहीं करते। लेकिन मैंने फिर कहा, मैं फिर कह रहा हूं आपको, नॉन सीरियस मैं इसलिए कहता हूं, आपने कहा कि बातचीत करना चाहते हैं, हमने भी कहा कि बातचीत क्यों नहीं हो, बिल्कुल बातचीत करना चाहते हैं। हमारे यहाँ अटल बिहारी वाजपेयी थे प्रधानमंत्री, उन्होंने पूरे देश का गुस्सा सहन करके बातचीत के दरवाजे खोले, वो बस लेके आए और आपने कारगिल पे हमला करवाया। और जो कारगिल पे हमला करने वाले जो आपके आर्किटेक्ट थे वो बाद में सत्ताधीश भी हो गए, उन्होंने इलेक्टेड गवर्नमेंट को निकाल के खुद बैठ गए, फिर खुद नेता बन गए, खुद रिगिंग करके नेता बन गए, और आज निर्वासन में कहीं बाहर पड़े हैं। बाहर हमारे यहाँ नेता निर्वासन में नहीं होते, हमारे यहाँ केसेस भी चलते हैं। नेता ऐसा नहीं कि हमारे यहाँ नेताओं के खिलाफ केसेस नहीं होते, हमारे यहाँ केसेस भी होते हैं। हमारे नेता भाग के नहीं जाते, हमारे नेता हमारे देश में ही रह के डट के मुकाबला करते हैं, क्योंकि हमारे यहाँ इतना अतिरेक नहीं होता, हर चीज का होता है। भ्रष्टाचार आपके यहाँ है, मेरे यहाँ भी हो सकता है, मेरे यहाँ भी कुछ गलत लोग हो सकते हैं, लेकिन आपके यहाँ इतना एक्सट्रीमिज्म होता है कि जो देश का पहले सेनाध्यक्ष था, बाद में राष्ट्रपति बना, उसके बाद वो आज निर्वासित कहीं किसी देश में पड़ा है और उसको सजा होती है उसके देश। हमारे देश में आज तक किसी नेता को, किसी वजीर आजम को फांसी नहीं हुई। आपके यहाँ वजीर आजम को फांसी दी गई, पूरे तब भारत भी रोया था। ऐसे तमाम, मैं इतिहास में जाके मैं तमाम चीजें बता सकता हूँ चीमा साहब। मैं आज भी कहता हूँ, मैंने तब भी कहा था, आपने हमारे खिलाफ डोजियर दिया इंटरनेशनल में, हम इंतजार कर रहे हैं उसका कि उस डोजियर को दूध का दूध पानी का पानी कब होगा। यदि भारत आतंकी देश साबित करते हो, यदि भारत आतंकी देश साबित होगा तो चीमा साहब उसके बाद आप और हम फिर कहां, हम इस लायक भी नहीं रहेंगे कि एक दूसरे से बात करें। मैं बताता हूं, देखिए अशोक भाई, पहली बात तो यह है कि आपने कहा जी कि आप फौज की बात ना करें, भारत की फौज की। ठीक है, हमारे और आपके मारूजी हालात अलग हैं, लेकिन हमारे भी यहाँ पे मामलात ऐसे ही खराब हुए थे जब हमारी फौज सियासत में आई और उन्होंने ओवरटेक कर लिया। वो अयूब हो, वो जिया हो, वो मुशर्रफ हो, उन्होंने मुल्क को नुकसान पहुंचाया, क्योंकि जब डेमोक्रेटिक स्टेबिलिटी नहीं रहती है अशोक भाई, तो मामलात खराब रहते हैं। यही चीज हम आपको बता रहे हैं। हमने तो गलती की, आपकी बीजेपी आपको उधर लेके जा रही है, ये हम बता रहे हैं, ये नहीं। देखिए सुने ना, बात सुने, मैंने आपको बोला नहीं, मैं आपको बोला नहीं, ये मैं आपको बताना चाहता हूं। हमने जो गलतियां की कि हमारे यहाँ पे सियासतदानों ने भी फौज को सपोर्ट किया, और जो हुआ वो एक हिस्ट्री है। और जो मुशर्रफ ने किया, जो डिक्टेटरशिप से नुकसान होते हैं, वो उसका अजाला कभी भी नहीं हो सकता। और मेरा ख्याल है पाकिस्तान में इस पर बहुत बड़ी रियलाइजेशन है, और अल्हम्दुलिल्लाह हम यहाँ पे तीसरी गवर्नमेंट है, चौथी ये कि हम एक डेमोक्रेटिक स्टेबिलिटी और वापस उस ट्रैक पे चल रहे हैं और चीजें बिल्कुल नॉर्मल है। हम आपको बता रहे हैं कि जिस तरह 2014 के बाद इंडिया की नेचर बदल रही है। मुझे याद है इंडिया का हर बंदा कह रहा है कि वहां पे जो कॉन्स्टिट्यूशनल तब्दीली आ रही है वो स्टेट का फ्रेमवर्क बदल देंगी। वो आपका काम है सेंसिटाइज करना, लेकिन हम क्यों परेशान होते हैं? हमें पता चलता है कि एक वक्त था, बड़ी अहम बात बताने लगूं, एक वक्त तक दुनिया में कहती थी जी वो पाकिस्तान में न्यूक्लियर वेपन्स हैं, तो वो ये ना हो कि वो जो राइट विंग एक्सट्रीमिस्ट हैं उनके हाथ में वो न्यूक्लियर वेपन्स लग जाएं। ये यहाँ पे बात होती थी। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह दुनिया ने पिछले 20-25 साल में देखा कि जितना पाकिस्तान का न्यूक्लियर कमांड एंड कंट्रोल सेंटर क्रेडिबल है, पूरी दुनिया उसकी तारीफ करती है। ये पाकिस्तान कह रहा है। आज अशोक भाई
आज क्या है, आज इंडिया में ये बातें चल रही हैं और दुनिया ये कह रही है कि इंडिया के अंदर दाएं बाजू की हिंदू मजहबी जमात के पास न्यूक्लियर बटन है। ये बातें हो रही हैं दुनिया के अंदर कि वो हिंदू मजहबी दाएं, अच्छा, और वो जो जमात है वो न्यूक्लियर वेपन का इस्तेमाल कर सकती है, वो सर्जिकल स्ट्राइक कर रही है, वो दूसरे मुल्कों पे हमला करने की कोशिश कर रही है। बाद में फिर आपके इंसल्ट हो जाए वो एक और चीज है, लेकिन वो कर सकती है। हिंदू मजहबी इंतहा पसंद जमात के हाथ में न्यूक्लियर कोड है, ये बात हो रही है। सो ये चीजें अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान ने तो साबित कर दिया। भारत में ये मसला है कि क्या वो फैनेटिक्स जो हैं उनको वो इतने क्रेडिबल हैं। मुल्क को संभालना एक और चीज है, लेकिन इस तरह की चीजों में घुस जाना कि मुल्क हम कहीं और ही तरफ चल पड़े, वो एक और स्टोरी है। फवाद चौधरी की बात की आपने, उरी की। मैं एक बात बताऊं आपको, फवाद चौधरी के लिए भी मुझे पता है, मेरी बात भी हुई, हमने देखा भी सारा। देखें, फवाद चौधरी जो बात करना चाह रहे थे, एक एक बात करता जाऊं, अनफॉर्चुनेटली जो सियासतदान होते हैं ना, उनकी स्कूलिंग नहीं होती इंटरनेशनल पॉलिटिक्स में। वो क्या, सुने सुने सुने, बड़ी अहम बात बताने लगा, बड़ी अहम बात। पॉइंट स्कोरिंग के लिए बात कर देते हैं कोई, लेकिन दे नेवर नो इन्स एंड आउट्स के इसके क्या है। जो वो बात करना चाह रहे थे वो बेसिकली पुलवामा की बात कर रहे थे कि पोस्ट पुलवामा जो पाकिस्तान को डिप्लोमेटिक सक्सेस मिली, वो उसकी बात कर रहे थे। वो ये नहीं कह रहे थे हमने पुलवामा करवाया, या वो कह रहे थे पुलवामा के बाद जो सक्सेस हमें मिली। अगर मैं समझता हूं कि पाकिस्तान की जो पॉलिटिकल लीडरशिप है उनको नेशनल सिक्योरिटी और फॉरेन पॉलिसी पे इस तरह की बातों की समझ होनी चाहिए, जो कि नहीं। आपने लोन्स की बात की है अशोक भाई, आपने कौन से लोन नहीं, ये कोविड के खातर आपको जो एशियन इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट बैंक है वहां से आप लोन ले रहे हैं, अमदादें आपको आ रही हैं, एड्स आपको आ रही हैं कि जी ये कोविड के लिए। ये पूरी दुनिया में करते हैं। हमारी तो इकोनॉमी बड़ी प्रॉब्लम में है ना, हम तो कुछ अल्हम्दुलिल्लाह ग्रो कर रहे हैं, वापस हम स्टेबिलिटी की तरफ जा रहे हैं। लेकिन मैं एक बात बता दूं, मैं जो आप जैसे सीनियर सीजन जर्नलिस्ट से बात करने का ये होता है, आपकी बातों में बड़ी लॉजिक होती है और आप बात बिल्कुल ठीक कर रहे थे, लेकिन समटाइम उसका कॉन्टेक्स्ट डिफरेंट होता है। मेरी यार सुन लिया, उसका कॉन्टेक्स्ट डिफरेंट होता है। सो एज ए ब्रदरली मैं आपको ये कहूंगा कि आप भारत में ये एनवायरनमेंट बनाएं कि अगर आप इस तरह की सर्जिकल स्ट्राइक का सोचेंगे भी तो उसके कॉन्सिक्वेंसेस भारत की अवाम उसके लिए तैयार है। मोदी जी, उनकी बीजेपी, आरएसएस, वो तो शायद कॉन्सिक्वेंसेस बर्दाश्त कर लें, क्या सारा भारत उसके असरात को बर्दाश्त कर सकता है अशोक भाई? ये बहुत बड़ा सवाल है, यकीन करके माने। और मैं परेशान होता हूं जब उन प्रोग्रेसिव, आप जैसे प्रोग्रेसिव लोगों से बात करता हूं कि आप तो बात ही कर सकते हैं, बाकी जारी बातें करना तो फिर सरकार नहीं होता है। जी, फिर ये आप जवाब दे लें, फिर मैं अगले देखिए देखिए, मेरे देश में मुस्लिम लीग भी है, मेरे देश में मुसलमान नेता भी है, मेरे देश में मुसलमान की बहुत ज्यादा ये है। आपके देश के पॉपुलेशन के बराबर मेरे देश में मुसलमानों की पॉपुलेशन है। अभी हैदराबाद में चुनाव हुए जनाब, और मैं बात बता दूं, एक मुस्लिम कम्युनिटी की जो पॉलिटिकल पार्टी है उसने हैदराबाद के इलेक्शन की चाबी अपने पास रखी। आज यदि बिहार में इलेक्शन हुए हैं, बिहार में ये मुस्लिम मतदाता ही है कि जिन्होंने इलेक्शन की चाबी अपने हाथ में रखी। ये अधिकार है हमारे यहाँ मुस्लिम को। आप ये मत कहिएगा कि हमारे यहाँ सिर्फ नरेंद्र मोदी की इसलिए मत गया हिंदुत्व, हिंदू हिंदू जो बार बार आप कहते हैं, हिंदू का हमारे सुप्रीम कोर्ट ने, आपके सुप्रीम कोर्ट की तो मैं आज भी इज्जत करता हूं, मुझे आशा है आप भी हमारे सुप्रीम कोर्ट की इज्जत करेंगे। सुप्रीम कोर्ट ने हिंदू ये धर्म नहीं बताया, वो एक जीवन पद्धति बताई। जिस संघ को आप बार बार कोसते हैं, उस संघ के संघ चालक ने दिल्ली में पिछले साल 3 दिन की भाषण मालाएं रखी थी। 3 दिन के उन्होंने स्पीचेस दी थे, 3 दिन अलग अलग। उस दिन उन्होंने कहा कि इस देश में, भारत भूमि पर मुसलमान के बगैर भारत आप अपेक्षा कर नहीं सकते। हिंदू धर्म बगैर मुसलमान के हो नहीं सकता, क्योंकि ये जीवन पद्धति है। मेरे यहाँ का मुसलमान कन्वर्टेड है, मेरे यहाँ का मुसलमान आज भी उनके शादियों में भी वो हिंदू परंपराएं, जो बाबा जो वैदिक परंपराएं थी, उनकी छटाएं दिखती है। आज मैं आपको कई जगह ऐसा दिखा देता हूं कि लोगों ने नाम बदले, सरनेम नहीं बदले अपने। अब्दुल रहमान अंतुले, अंतुले कभी मुसलमानों का सरनेम नहीं है, ब्राह्मणों का सरनेम है। लेकिन उन्होंने बाकायदा वो नाम रखा। मेरे यहाँ तो सरनेम से ये भी नहीं पता पड़ता कि वो मुसलमान है कि हिंदू है। सवाल यह है कि यदि आप ये कहो कि मेरे यहाँ मुसलमानों को बिल्कुल रोन दिया जाता है और जो चाबी है न्यूक्लियर की
वो नरेंद्र मोदी के पॉकेट में है और वो जब चाहे तब उन्होंने सुबह राम का नाम लिया और बटन दबा दिया। ऐसा नहीं होता। ये देश मुझे चलता है, एक सिस्टम से चलता है। मेरी बात सुनिए, आपके यहाँ जब आर्मी आई, आपने अभी खुद कहा कि डिक्टेटरशिप आ गई थी, ये हमारा दुर्भाग्य था, आपने खुद कहा। तो क्या डिक्टेटरों ने बटन दबा दबा के बम फेंके? वो भी नहीं फेंक सकते। उनको भी मालूम है कि देश होता है और देश का भविष्य वो चलो ठीक है, आर्मी के डिक्टेटर थे, लेकिन उन्होंने भी देश चलाया कुछ दिनों तक। आपके प्रधानमंत्री को ये बोलना पड़ रहा है कि आर्मी मेरे अंडर है। अभी रिसेंटली मैंने स्टेटमेंट पढ़ा उनका, जब इमरान खान को यह बोलना पड़ा है, इमरान खान जी को, कि आर्मी मेरे कंट्रोल में, मेरे अंडर है। यह आदमी तब बताता है जब कुछ सुनाई देता है कि लोग ये कह रहे हैं कि तुम आर्मी के अंडर हो। मेरे देश में मेरे प्रधानमंत्री ने कभी नहीं कहा कि आर्मी मेरे अंडर है। उन्होंने कहा ये देश की आर्मी है, देश के लिए काम करती है। मेरे यहाँ ओपिनियन ऑफ डिफरेंसेस होते हैं। मेरे यहाँ आज भी कैबिनेट में ओपिनियन ऑफ डिफरेंसेस होते हैं। तो आप ये भूल जाइए कि नरेंद्र मोदी 2014 से आने के बाद एकदम युवार हुए। हाँ, ये बात जरूर है, समय के साथ सबको सुधरना होता है। लोग कह रहे थे कि जवाहरलाल नेहरू से भी ज्यादा सॉफ्ट, सबसे सॉफ्ट यदि कोई प्राइम मिनिस्टर इस देश का हुआ है तो वो लाल बहादुर शास्त्री है। लाल बहादुर शास्त्री एक ऐसे सॉफ्ट और इतने ईमानदार आदमी थे कि लोग सोच रहे थे कि ये युद्ध कभी झेल ही नहीं पाए। लेकिन जब स्थिति आ गई, जब ललकार ही दे कोई, तो फिर जवाब माकूल होगा, बिल्कुल जवाब दिया जाएगा। ऐसा ही है। सर्जिकल स्ट्राइक तब हुई, ऐसे ही नहीं हुई कि सुबह उठ के नाश्ते में तय कर लिया प्रधानमंत्री की सर्जिकल स्ट्राइक होनी चाहिए। उरी हुई तो सर्जिकल स्ट्राइक हुई, पुलवामा हुआ तो सर्जिकल स्ट्राइक हुआ, उसके बाद कुछ नहीं हुआ तो सर्जिकल स्ट्राइक भी नहीं हुआ। हाँ, आपके देश को सर्जिकल स्ट्राइक रिटेलिएट करने का पूरा अधिकार है। और हम जब सर्जिकल स्ट्राइक करते हैं तो ये हमें पता है, पाकिस्तान के लोग फूलों से, पाकिस्तान की आर्मी हार फूलों से और नगाड़ों से स्वागत नहीं करेगी। वो भी युद्ध के लिए तैयार है। दो फौजें लड़ती है, जो ताकतवर है वो जीतती है। जी, तो सही देखा जाएगा, मुकाबला होगा। हमारे यहाँ फिर से पुलवामा होगा, फिर स्ट्राइक होगा, आप रिटेलिएट कीजिए, फिर देखेंगे क्या होता है। सवाल वो नहीं है। सवाल ये है कि कोई, अभी आपने कहा कि हमारे यहाँ लोगों को एजुकेशन ठीक से होना चाहिए, नेताओं को। मैं भी ये बोल सकता हूँ, जो आप कई बार दुआई देते कि आपके यहाँ नेता ये कहते हैं कि पाकिस्तान भेज दो, ये कर दो, उनको भी एजुकेशन होना चाहिए, लेकिन हम उसको ओन करते हैं। नेता तो हमने बनाया ना, हमारे आवाम ने बनाया, भले अनएजुकेटेड हो। उसने जो पार्लियामेंट में बोला उसको तो ओन करना ही पड़ेगा। अब कल कोई कहेगा कि ये जो फॉरेन मिनिस्टर है वो कुछ गलत बोल गए, तो क्या करे? नहीं, ऐसे ओन करना ही पड़ेगा। नहीं, ऐसे नहीं होता अशोक भाई। मेरी जाती राय ये है, मैं अगले सवाल की तरफ आता हूं। मेरी जाती राय ये है कि समटाइम्स पॉलिटिशियन बातें कर देते हैं, आप हर पॉलिटिशियन की हर बात से हर वक्त एग्री नहीं करते। मेरी एक जाती राय है, वो कोई सरकार का वजीर जरूर है, लेकिन वो नेशनल सिक्योरिटी या फॉरेन पॉलिसी का मिनिस्टर नहीं है कि वो ना नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर है, ना वो फॉरेन मिनिस्टर है। एक तो ये चीज होगी। लेकिन कमिंग टू अगला बात डिस्कस करते हैं, और वो है अटैक ऑन यूएन ऑफिसर्स। अशोक भाई, 3 दिन पहले यूएन मिलिट्री ऑब्जर्वर जो हैं वो गए हुए थे, उधर एलओसी के पास गए हुए थे। तो और हुआ ये कि जो यूएन की व्हीकल्स हैं उनको प्लान जो है वो टारगेट किया गया और उनकी गोलियां बरसाई गई, जिसको यूएन ने जो है वो एक्सेप्ट किया और यूएन ने उसको कह दिया है कि हाँ ये हुआ है। सो इंडिया में इसके बारे में कोई बात हुई है कि इंडियन गवर्नमेंट ने कोई इसका बयान जारी किया है कि क्या उन्होंने ये डेलिबरेटली क्यों यूएन के लोगों को जो है वो गोलियां चलाई और उनको मारा? गो के वो सारे बच गए, शुक्र है अल्लाह का, वरना जारी बात है एक नया फियास्को क्रिएट हो जाता। इसके बारे में काइंडली जरा अगर हमें थोड़ा सा बता दें जी। देखिए, यूनाइटेड नेशंस के व्हीकल को जो आप ये कह रहे हैं, तो हमारी सरकार में तो अभी तक यूनाइटेड नेशंस ने कोई मैसेज दिया नहीं। यूनाइटेड नेशंस ने ना कोई नोटिस दिया, ना कोई हमको इंफॉर्मेशन दी है कि हमारे ऑब्जर्वर, जो आर्मी मिलिट्री ऑब्जर्वर जो गए थे आपके बॉर्डर पे पाकिस्तान की साइड से, उस पे इंडियन गवर्नमेंट के तरफ से इंडियन आर्मी ने अटैक किया, ऐसा यूनाइटेड नेशंस ने कोई आरोप भारत पे नहीं लगाया। आपके यहाँ ये इंसिडेंस हुआ है, यदि आप ये कहते हो चीमा जी, तो मैं इसको मानता भी हूँ। यदि अखबार लिखते हैं तो मैं भी ये मानता हूं कि चलो ठीक है कि वहां हुआ होगा, चलो ये मान भी ले, लेकिन किया किसने, ये भी तो होगा ना, होना चाहिए ना। क्या हमारे यहाँ से फायरिंग हुआ? क्या आप ही के यहाँ से फायरिंग हो कि ये बताया गया कि भारत को बदनाम करने की साजिश हो सकती है? अभी तक यूनाइटेड नेशंस भी हम पे आरोप लगाने के पहले इन्वेस्टिगेशन करेगा, ऐसी मुझे आशा है। और यदि कल मेरे देश में ये होता है और मेरे यहाँ से ऑब्जर्वर आते हैं और आपके यहाँ से फायरिंग आता है, तो यूनाइटेड नेशन आपको भी नहीं तुरंत कहेगा कि आपने फायरिंग क्यों।
वो भी पहले इंक्वायरी करेगा, अपना इन्वेस्टिगेशन करेगा, उसके बाद आरोपित करेगा। जब आरोपित होंगे तब हम उसका जवाब देंगे। मात्र अखबारों पे दिए हुए बयानों से, और कोई कहता है कि हमारे यहाँ से आपने किया, लेट यूनाइटेड नेशंस हैज एक्सेप्टेड दैट, एज पर योर वर्ड्स, they have accepted that there was a fire on the vehicle, but they have never said that the fire was from India. So we have to wait and watch. We have to wait. Let us wait for some time. ज्यादा नहीं, एक सप्ताह के अंदर यूएस confirm attack on vehicle in Kashmir, but by whom? That is not been clear. Unless and until it is by whom, it is not clear. I am not in a position to answer. Why should I answer when we have not done anything? Why should I come forward even to answer that? I am also interested to know who has fired on the United Nations vehicle. I am very much interested to know. मैं भी जानना चाहता हूँ, मैं जानना चाहूंगा। और मैं बार बार कहता हूँ, यदि इसमें इंडियन गवर्नमेंट, यदि इंडियन आर्मी से फायरिंग हुआ होगा, और यदि यूनाइटेड नेशन ऐसा आरोपित करता है इंडिया को, तो इंडिया इसका इन्वेस्टिगेशन भी करेगा। मैं आपको बता दूं कि हमारे यहाँ जो गलतियां हुई है आर्मी की, तो उसका बाकायदा सजाएं हुई है। आर्मी के अधिकारी जेल गए हैं, आर्मी के अधिकारियों को सस्पेंड ही नहीं किया, जेल भी डाला गया है, उनका कोर्ट मार्शल हुआ है। यदि उनसे गलती होती है, तो गलतियां सभी से होती है, गलतियां आपसे होती है, गलतियां तो बड़े बड़े देशों ने युद्ध के टाइम की है, अपने ही प्लेन को मार गिराया है, ऐसा भी हुआ है कई बार। हमारे यहाँ एक चॉपर हमारी गलती से हमारे लोगों ने गिराया था, वो भी गलती हुई है। वो हमारा प्रेशर था, वो हमारा आप ना 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 प्लीज ऐसा ना कहें, ऐसा नहीं कहा। अरे जमीन पे सीमा जी, जमीन नहीं ऐसी मत छोड़िए। जमीन पे थोड़ी सी आप विस्फोट करवाते हो तो हम सर्जिकल स्ट्राइक करते हैं। यदि हवा में मार करोगे तो हमारे एयरफोर्स ने पिछले पाकिस्तान के साथ युद्ध में क्या किया था आप जानते हो। कराची का बंदरगाह कैसा नेस्तनाबूद हो गया था ये जानते हो। और तब हमारे पास राफेल नहीं था, तब हमारे पास वही मिग थे जिन्होंने ये करिश्मा कराया, जो मिग अब नहीं है, लेकिन अब मिग से ज्यादा ताकतवर है। और सबसे ज्यादा चीमा जी एक बात होती है, आप लेक्चरर भी है, देखिए यूनिवर्सिटी से ज्यादा फैकल्टी मायना रखते हैं, ठीक है, प्लेन से ज्यादा पायलट चाहिए। F-16 भी गिराने की औकात रखता है इंडियन पायलट, ठीक है, वो तो पकड़ा गया, वो बात अलग इतिहास है, लेकिन युद्ध ना हो ये मैं चाहता हूं। जहां तक यूनाइटेड नेशंस का है, चीमा जी मैं बड़ा क्लियर बोलता हूं, जहां तक यूनाइटेड नेशंस का है, आई एम वेटिंग फॉर, वी आर ऑल वेटिंग, इंडियन गवर्नमेंट इज वेटिंग, इंडियन नेशन, एंटायर नेशन इज वेटिंग जस्ट टू नो हु हैज डन दैट। हाँ, आखिरी सवाल अशोक भाई, आखिरी सवाल आपसे, वो चले वो पैनिक हो ही जाती है, वो आपकी एयरफोर्स पैनिक कर गई, कोई बात नहीं। अशोक भाई एक बात बताएं, आखिरी सवाल, बेसिकली जो यूएन के ऑब्जर्वर के साथ हुआ वो एक्चुअली इसकी एक हिस्ट्री है, और वो हिस्ट्री ये है कि जब से नरेंद्र मोदी जी आए हैं पावर के अंदर 2014 से लेके अब तक, अब 2014 से लेके 2020 का सारा ट्रैक रिकॉर्ड देख लें तो आप देखें कि हर साल जो है वो ऑलमोस्ट एलओसी वायलेशंस बढ़ रही हैं। और हमारा 2003 का जो सीज फायर एग्रीमेंट, हम उसको तो मटीरियलाइज कर ही नहीं, उसको छोड़ दें। लेकिन एक चीज पूरी दुनिया को हम बता रहे हैं और पता चल रहा है कि इंडिया क्या करता है कि जैसे ही कश्मीर वैली के अंदर, कश्मीर के अंदर जो मुजाहिदीन है वो इंडियन आर्मी पे अटैक करते हैं और जब अपना गुस्सा उतारते हैं, जब उनके साथ ज्यादतियां होती हैं, तो आपकी जो आर्मी है वो एलओसी पे एस्केलेशन बढ़ा देती है, ताकि दुनिया को बताए कि भाई ये कश्मीर के अंदर मसला नहीं है, ये तो हमारा और पाकिस्तान का मसला है। सो आप ये देख लें कि दुनिया को टेंशन डाइवर्ट करने के लिए कि देखें ये मसला, तो हमें तो वैसे उसका फायदा हो रहा है, हमें तो दुनिया को बता रहे हैं कि ये एग्रेशन कर रहे हैं, एलओसी वायलेशन करते हैं, मामलात को खराब कर रहे हैं, और एक रिलायबल गवर्नमेंट नहीं बैठी हुई नई दिल्ली में। तो आप क्या समझते हैं कि इतनी ज्यादा 2014 के बाद, ये आखिरी सवाल है, एलओसी वायलेशंस बढ़ने की क्या वजह हो सकती है? व्हाट इज योर पर्सपेक्टिव ऑन दिस? क्योंकि नरेंद्र मोदी एक ताकतवर प्रधानमंत्री है इस देश के। आप ये कहते, आपके हिसाब से भले ही वो गवर्नमेंट वजूद वाली नहीं हो, लेकिन सबसे ज्यादा वजूद 300 से ज्यादा सीटें लेके वो लोकसभा में बैठे हैं। हमारे यहाँ डेमोक्रेसी है, हमारे यहाँ विचारधारा कोई भी हो, यदि उसको लोगों ने साथ है, सर आंखों पे लिया है, तो वो राज करेंगे। 2014 के बाद नरेंद्र मोदी सरकार को एक बदनाम करने का क्राइटेरिया रखा है, और आपके यहाँ हमेशा होता है।
हमारे आपके यहाँ से आतंकी कैंप चलते हैं, वो कैंप से जब आप आतंकवादियों को पुश करना शुरू कर देते हो, और पुश करने के लिए आपके यहाँ से कवर फायर होता है, जिसको वायलेशन बोलता हूँ। जब से नरेंद्र मोदी सरकार आई है तब से सबसे ज्यादा क्रॉस बॉर्डर फायरिंग आपके यहाँ से हुई है। हमारे यहाँ गांव के गांव जो है वहां बहुत सारी कैजुअलिटीज हुई है, उसका रिटेलिएशन हुआ, तो आपके यहाँ पे भी कैजुअलिटीज हुई है गांव में। मैं नहीं, इस बात को मैं नहीं ये झुठलाता कि नहीं हुई होगी, बाकायदा हुई है, लेकिन रिटेलिएशन आपके यहां से हुई। बार बार ये बताने का प्रयास किया जा रहा है कि नरेंद्र मोदी अब आए हैं, हिंदू ताकतें आई है, पाकिस्तान को मुसलमान देश समझती है, इसलिए पाकिस्तान पे हमला करती है। ये बार बार बातें करने का प्रयास किया, लेकिन 2014 से लेकर 2020 तक, यानी अभी जो यूनाइटेड नेशंस के जो आपने कहा कि ऑब्जर्वर पे जो फायरिंग हुई है, उसके बाद भी यूनाइटेड नेशंस ही नहीं, वर्ल्ड के किसी भी देश ने भारत को इंगित नहीं किया कि ये आप क्या कर रहे हो। ये बार बार आपको समझ दी जाती है, ये आपको बार बार किया जाता है कि आपके यहाँ आतंकी पल क्यों रहे हैं। आपके यहाँ बार बार बोला जाता है कि आप FATA के ग्रे लिस्ट से बाहर आइए, बार बार ये आपको बोला जाता है सर, हमको नहीं बोला जाता है। यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल आपको लिस्ट देती है कि ये आतंकी आपके यहाँ छुपे हैं, ये हमको कभी लिस्ट नहीं दी। और जिस दिन लिस्ट देगी तो हम बोलेंगे वर्ल्ड के सभी कोई एक कमिटी बनाओ और आओ देश में देखो। अरे हमारे यहाँ तो पठानकोट होता है तो हम आपको इन्वाइट करते कि आइए, आपकी एजेंसीज भेजिए पठानकोट को देखने के लिए क्या हुआ। हमने तो इतना ओपन रखा है, कोई दुश्मन को बुलाता है? मैं नहीं लगता कभी भारत को कभी आप बुलाओगे कि भारत की CIA आए, भारत की CBI आए और चेक करे। हमने तो आपकी भी ISI को बुला आके चेक करो भाई, आपके लोग आके गए। इतनी ट्रांसपेरेंसी हम रखते हैं। हाँ, भारत के नरेंद्र मोदी की सरकार, जितनी स्टेबल सरकार भारत में होगी उतना पाकिस्तान के लिए परेशानी होगी। जितनी जुगाड़ू सरकार भारत में होगी उतनी पाकिस्तान को लगता है कि चलो कहीं ना कहीं ये जुगाड़ू सरकार है, आपस में द्वंद में लड़े रहते हैं, तो इसीलिए जिस दिन मैंने वही कहा, जिस दिन कोलिशन गवर्नमेंट होती है उस दिन आपके लिए ठीक लगता है। जहां स्ट्रॉन्ग नेता आता है आपको डर लगता है कि कोई ना कोई डिसीजन ना ले, और डिसीजन तो बहुत पेंडिंग है, डिसीजन तो बहुत पेंडिंग है, तो उस पेंडिंग के तहत होता है। तो आपके यहाँ भी आपने कहा कि मेरे यहाँ डेमोक्रेसी अभी स्टेबल हुई है। आई विश, मैं भगवान से, मैं मेरे गणेश जी से लेके शिव जी से लेके सबको हाथ जोड़ के प्रार्थना करता हूं कि आपके यहाँ डेमोक्रेसी बहुत अच्छी रहे। अभी जो इमरान खान, जिनको रबर स्टैंप कहा जाता है, वो उस रबर स्टैंप से बाहर आए। वो भले ही प्रधानमंत्री कंटिन्यू रहे, लेकिन ऐसे प्रधानमंत्री रहे जो देश के सोचे, वो पढ़े, वो बोले, जो वो सोचते हैं देश सोचता है, ना कि आर्मी सोचती है और आर्मी बोलती है। मैं हमेशा ये कहता आ रहा हूँ, और आज भी मेरे शब्दों में कोई फर्क होगा नहीं। अशोक भाई, जमहूरियत हो, बिल्कुल सही कह रहे हैं, हम भी चाहते हैं कि इंडिया में जमहूरियत हो, लेकिन हिंदू इंतहा पसंद मेजॉरिटेरियन जमहूरियत ना हो जो बाकियों को हक। सुनिएगा, हिंदू इंतहा पसंद मेजॉरिटेरियन जमहूरियत नहीं इंडिया में होनी चाहिए जो बाकियों के हक गस्ब कर ले। आपने टेरर कैंप की बात की, आपको ये बातें करना अच्छा नहीं लगता भारत को? जब कुलभूषण यादव जैसे नेटवर्क पाकिस्तान में पकड़े जाएं, जब अफगानिस्तान में जमातुल अहरार और TTP जैसी दहशतगर्द जमातों को आप फंड करें और कहें पाकिस्तान को डिस्टेबलाइज करो, जब बलोच सेपरेटिस्ट को आप फंड करो और कहो कि पाकिस्तान को डिस्टेबलाइज करो, आप टेरर कैंप्स की बात करते हैं। वो बेचारे कश्मीरी अपनी आजादी की जंग लड़ रहे हैं। सुनिएगा, एक सेकंड, आप ही के शो पे मैंने 10 बार बोला है, आप ही के शो पे मैंने 10 बार बोला है, आप ही के शो पे मैंने 10 बार बोला है। जिस दिन मैंने आपको बार बार कहा उसका केस फाइनल होने दीजिए, अभी वो कोर्ट में केस है। 1 मिनट कुलभूषण का, 1 सेकंड, वर्ल्ड कोर्ट तक हम गए और वर्ल्ड कोर्ट तक हमारे फेवर में चीजें आई। सुन लीजिए 1 मिनट। आपने कहा हम फंडिंग, अरे आपने कहा हम फंडिंग करते हैं, हमने कहा आपके पास प्रूफ है, आप इंटरनेशनल एजेंसी को दीजिए। मैंने सीमा जी मैंने इंतजार तो कीजिए। आपने तो मुझे कहा था कि 2 महीने के अंदर दूध का दूध पानी हो जाएगा। मैंने आपको कहा सीमा जी, इसी शो पे बैठ के, इसी देश के धरती पे बैठकर, जिस दिन ये प्रूव हो जाएगा कि मेरा देश आतंकियों को फंडिंग करता है बाहर, मैं सबसे पहले खड़ा हो जाऊंगा, आपके आवाज में आवाज मिला के इस सरकार को जवाब पूछूंगा। लेकिन ये होने दीजिए, तथाकथित आरोपों पे ना जाइए, ज्यादा अच्छा है। मैंने जो भी बात कही आपको,
मैंने वो बातें कही, यूनाइटेड नेशंस की लिस्ट कही, FATA की बात कही, मैंने मन गढ़ंत मेरे यहाँ अखबारों में छपने वाली बातें नहीं की, क्योंकि मुझे मालूम है, मैं भी मीडिया से हूँ। कई बार अखबार जिस देश का होता है वो देशभक्ति में ओतप्रोत होके, जब देशभक्ति से ओतप्रोत होता है तो थोड़ा नमक मिर्च लगाता है। आपके यहाँ भी होता है, मेरे यहाँ भी होता है, देश के, विश्व के हर कंट्री में होता है। लेकिन आप और हम, आप प्रोफेसर है, मैं भी एक रिस्पॉन्सिबल सिटीजन हूँ, और मैं भारत का ही नहीं, मैं इस वर्ल्ड सिटीजन फोरम पे हिसाब से बात करता हूँ। तो मैंने जो बातें की वो आरोप लगाए, वो इंटरनेशनल एजेंसी ने कहे। आई एम वेटिंग फॉर द डोजियर टू बी क्लियर, आई एम वेटिंग फॉर द डोजियर टू गेट इंडिया नेल्ड, आई एम वेटिंग फॉर दैट। देन यू सी स्टैंड। आपने जो कहा ना कि आपके जैसे पढ़े लिखे लोग, हमारे जैसे पढ़े लिखे लोगों का रिएक्शन, लेकिन सच्चाई पे होगा ना आका जी, सीमा जी, मेरे भाई, मेरे बड़े भाई, ये जो भी होगा वो होगा सच्चाई पे। झूठ के पुलिंदे पे, एक दूसरे पे आरोप करके हम सिर्फ या बातें समय वेस्ट कर सकते हैं, इसमें कॉन्क्रीट कुछ नहीं निकलेगा। जिस दिन आपके डोजियर फेंक दिए जाएंगे डस्टबिन में, उस दिन बात करेंगे। एक तो आपका ये है कि आप गेस्ट होते हैं, मुझे आपसे टाइम लेना पड़ता है। देखिए सुने, सॉरी, मैंने क्या कहा, मैं बार बार कहता हूँ सच्चाई पे बात करें चिमा जी, मैं सब एक्सेप्ट करता हूँ, मैं एक्सेप्ट करता हूँ। सुने तो सही, अभी आप कुलभूषण यादव के पकड़े जाने को, उसके मानने को, रिकॉग्नाइज करने को आप अखबार का मिर्च मसाला कहें तो आपकी मौज है, मैं आपको क्या सकता हूँ, बड़े भाई हैं। कुलभूषण यादव मिर्च मसाला है अखबार का। कुलभूषण यादव ने जितना नुकसान बलूचिस्तान में हमारा किया, आपके लिए मिर्च मसाला होगा कुलभूषण उसका। और एक बात बताऊं, रसो लेबर अगर कंक्लूड करना है इसको, बात फिर लंबी हो जाएगी, मैंने कहा था 30-35 मिनट हो, तो ये चीज है अपना अशोक भाई, इसको मिर्च मसाला ना कहें। और डॉसियर की बात बार बार करते हैं। देखें, आपको अक़वाम मुत्तहिदा में बात, हाफिज सईद और जो यूएन के रिलेटेड जो मामला थे, जो पाकिस्तान में दहशतगर्द ग्रुपों की बात की, आपको वक्त लगा बहुत ज्यादा उस चीज को करने में। तो एक चीज होता है, आप चीज लेके जाते हैं, उसको स्टैब्लिश करते हैं, उसको जारी बात है इंटरनेशनल कम्युनिटी को रातों रात तो नहीं मान जाती। हमने भी जब सारे सबूत कटे किए तो हमको रात में तो फैसला नहीं कर लिया, पूरा वक्त लगा। हमने एक एक चीज, एविडेंस, लिंक्स जोड़े, उनकी रिकॉर्डिंग्स, वीडियोस और जो भी था हमारे पास, हमने वो सबूत निकाल के डॉसियर बना के दुनिया को दिए। अभी ये ईयू डिसइंफॉर्मेशन लैब की बात आ गई है ना, ईयू डिसइंफॉर्मेशन लैब में भारत का जो एक्सपोज हुआ, पता चल गया ना, बहुत कुछ है और बहुत कुछ आने वाला है। और खुदा करे कि ये सब कुछ जो हो रहा है, मैं तो चाहता हूं, यकीन करके माने, दिल नहीं करता कि हम इस तरह तकरार करें और चीजों की करें। हम तो इतना जुड़ा हुआ इलाका है, हम तो इतने मिले हुए लोग हैं। अगर हम आपस में, जिस दिन वो अगले दिन भी किसी से बात हो रही थी, यार हमें पता हो यहां से दिल्ली जाएंगे, मोटर पे पकड़ के 3-4 घंटे में वहां जाएंगे, काम शाम करके वापस आ जाए इस्लामाबाद, इसी तरह मामला चले, दुनिया कनेक्ट हो जाए। लेकिन अनफॉर्चुनेटली ना हमारी कुलभूषण यादव से जान छूट रही है, ना कश्मीर का मसला है। और लीडरशिप को भी चाहिए कि वो थोड़ा लंबा सोचें, लंबी सोचें, आइंदा आने वाली नस्लों की सोचें, ना कि आपस में ये छोटी मोटी चलती रहे। सो अशोक भाई, मैं आपसे इजाजत चाहूंगा अभी, अगर कोई आप बात करना चाह रहे हैं तो फिर कलिए। नहीं, मैं बात इतनी कहना चाहूंगा, जिस बस की बात आप कर रहे थे, वो बस पाकिस्तान से नहीं आई थी, भारत से गई, बस भी गई भारत से। मेरी बात सुनिए, नहीं, मैंने क्या कहा, नहीं, आपने कहा कुलभूषण खरबंदा, मैंने कुलभूषण की बात ये कही कि उसका केस आप ही के कोर्ट में चल रहा है, केस खत्म होने दीजिए, हम वर्ल्ड कोर्ट में भी गए, हेग के इंटरनेशनल हेग कोर्ट तक हम गए हैं। लेट दिस डिसीजन लेट इट कम। मैंने आपको भी तब कहा कि इस डोजियर की बात पे हम डिस्कस ना करें। डोजियर आपने दिया, ठीक है, आपने वहां, वो आएगा उस दिन बात करेंगे। उस डोजियर का हवाला देके हम एक दूसरे को आरोपित क्यों करें? ऐसे डोजियर के हवाले, नहीं, मेरे यहाँ से अभी भी डोजियर जा रहे हैं, लेकिन उस डोजियर का जिक्र मैं नहीं कर रहा, क्योंकि जो डिसीजन हुए उस पर मैं जिक्र कर रहा हूं। आप यदि चाहते हैं ना चिमा जी कि आप आए और जरा यहाँ मेरे साथ बैठ के बढ़िया छोला भटूरा खा के वापस जाए, और ईद के दिन मैं आपके यहाँ बिरयानी खाने आऊं, ये हो सकता है, ये कोई बड़ी बात नहीं है। लेकिन हम लोगों को कम से कम, जो हम तथाकथित कहते हैं कि हम ये दो देशों को मिलवाना चाहते हैं, हमको कम से कम डोजियर्स पे, नेताओं पे, इन पे विश्वास नहीं रखना चाहिए। इंटरनेशनल जो एजेंसी कहती है वो करना चाहिए।
आपने कहा कि वो लैब जो लैब की बात कही आपने, जो रिपोर्ट आई है, उसका रिपोर्ट आई है, एक्सेप्टेड है, रिपोर्ट पे हम पे आरोप लगे हैं, उसका आप रिप्लाई भी तो देने दीजिए। कितने एनजीओ सरकार ने बोले, वो एनजीओ की स्थिति क्या है? हमारे यहाँ देश में इतने एनजीओ बैंड किए गवर्नमेंट ने, क्योंकि ये पुराने चल रहे थे, ये बाहर से पैसा लाते थे, ये सब बंद कर दिए, देश कॉशियस हो गया। हमारे यहाँ भी डेवलपमेंट होती है, आपके यहाँ भी जब पकड़ा जाता है कोई तो पता नहीं पड़ता कि यहाँ से लीकेज है तो आप ब्लॉक करते हो। हमारे नहीं, मैंने क्या कहा, हमारी गवर्नमेंट को रिप्लाई देने दीजिए, यदि वो रिप्लाई वहां एग्री हो गया तो ठीक है, नहीं तो दोषी आपका आप हो सामने, मैं हूं दोषी, उस दिन मैं रहूंगा। तो थोड़ा एक दूसरे को जगह दिया जाए, जगह दी जाए, और एक ईद आपके और मेरे रहते रहते, एक ईद तो कम से कम मैं आपके यहाँ आके बिरयानी खाऊं। ये इसी प्रार्थना के साथ ही खत्म करें। इंशाल्लाह मैं तो चाहता हूं कि मामला ठीक हो, लेकिन अशोक भाई ये जो आपने भी एमनेस्टी इंटरनेशनल को क्लोज कर दिया, और वो सिर्फ मेरे दुनिया में 2 मुल्क हैं, सुने, दुनिया में 2 मुल्क हैं, एक रशिया और एक भारत, सबसे बड़ी डेमोक्रेसी, जिसने एमनेस्टी को बंद किया हुआ है और कहा कि यहां से छुट्टी करो, तुम हमारे बारे में बताते हो, दुनिया को बताते हो कि हम ऐसे हैं, खबरदार, तुम्हारे रहने भैया में कोई हक नहीं है। सो मैं समझता हूँ जमहूरियत को तो बड़े दिल को होना चाहिए। चले कोई बात नहीं, किसी और वक्त के लिए इस टॉपिक को भी रख लेते हैं। तो आपके वक्त का बहुत शुक्रिया, बड़ी नवाजिश, आपने टाइम निकाला और आपसे 2-3 बड़ी अच्छी डिस्कशन रही। थैंक यू वेरी मच।